टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बुधवार को नीमच के हेड़गेवार बस स्टैंड पर बस मालिकों में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला परिवहन अधिकारी नंदलाल गामड़ बसों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। दरअसल बीते दिनों नीमच की एक यात्री बस जो कि बड़ी मात्रा में ओवरलोड सामान भरकर जा रही थी, जो गुड़गांव के समीप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसके बाद नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने आरटीओ नीमच को निर्देश दिए कि ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने जिला परिवहन कार्यालय पर बस मालिकों के साथ मंगलवार शाम को बैठक कर यात्री बसों ओवरलोड सामान परिवहन न करने सहित कई निर्देश बस मालिकों को दिए थे। बावजूद इसके बस मालिकों को कलेक्टर के निर्देश और आरटीओ निर्देशों की समझाइश की धज्जियां उड़ाते हुए ओवरलोडिंग का काम आज भी जारी रखा, जिस पर आरटीओ ने औचक निरीक्षण कर बसों को आरटीओ कार्यालय में खड़ा किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान जय श्री गणेश, गायत्री ट्रेवल्स और कुछ अन्य बस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें परिवहन कार्यालय पर खड़ा किया है। मामले पर आरटीओ गामड़ ने बताया कि निर्देश देने के बावजूद बस मालिकों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस संबंध में कुछ बसों को परिवहन कार्यालय में खड़ा किया गया है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोई बार बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उनका परमिट भी निरस्त किया जाएगा। यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की कार्रवाई है, क्या कुछ तस्वीरें हैं मौके पर? देखो, लगातार यहाँ यात्री वाहनों में मालयान का परिवहन जो किया जा रहा है, आपके द्वारा शिकायत हुई थी। इसमें इस संदर्भ में आज हम 2 बसें जब्त की हमारे द्वारा यहाँ पे, और उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन सी बसें और किस प्रकार से? अभी गायत्री ट्रेवलर्स और एक जय श्री गणेश 2 जब्त की हमारे द्वारा। तो सर, कल ही आपके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए थे और आज ये बसें फिर दोबारा यात्रियों की जान के साथ जिनसों का है, इसको लेकर आगामी क्या सख्त कार्रवाई आज की जाएगी? लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हिदायत देने के बाद नहीं माने तो फिटनेस निरस्त किया जाएगा हमारे द्वारा। अभी बसें आरटीओ कार्यालय ले जा रहे हैं, तो आगामी क्या कार्रवाई होगी? जब अभी देखते हैं क्या उसमें मालवान कितना है, क्या भरा, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को शहर के सभी अंडा व्यवसायी एकत्रित होकर नीमच तहसील कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने नायब तहसीलदार जागृति जाट को नीमच कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अंडा व्यवसायियों ने धार्मिक त्योहारों और राष्ट्रीय पर्व के दौरान शासन प्रशासन द्वारा मांस मदिरा के साथ अंडा व्यवसाय की दुकान भी बंद करवाई जाती है, जबकि अंडा कच्ची सामग्री है जो कई किराना दुकानों पर भी उपलब्ध होता है। अंडा व्यवसायियों का कहना है कि ऐसे में अंडा दुकान को बंद करवाना अनुचित है। दुकान बंद करने से उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। अंडा व्यवसायियों की मांग है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और धार्मिक त्योहार और राष्ट्रीय पर्व के दौरान उन्हें दुकान खोलने और व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन में नगरपालिका प्रशासन पर अंडा व्यवसायियों ने भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। अंडा व्यवसायियों का कहना है कि शहर के खारीकुआ मूलचंद मार्ग इलाके में कई दुकानें त्योहारों के दौरान भी 24 घंटे मांस मटन की दुकान खुली रहती है, मगर नगरपालिका के जिम्मेदार उस ओर ध्यान नहीं देते। वे हमारे इलाके में ही कार्रवाई करते हैं। शासन प्रशासन उन्हें दुकान खोलने की अनुमति दे ताकि उनके साथ आम लोगों को भी इस परेशानी से निजात मिल सके। अंडा व्यापारी पहुंचे, क्या कौन लोग हैं, किस प्रकार की बात को लेकर आज आप? हम सब अंडा व्यवसायी है, अपना व्यवसाय करते हैं अंडे का। एक्चुअल में क्या है, हम इस विषय पे आए हैं कि है ना, जो भी त्यौहार आते हैं, जैसे है ना आज मतलब जैन समाज का कुछ त्यौहार है, और है ना 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और जो भी मतलब त्यौहार आते हैं, नवरात्रे, हमारी क्या दुकान को बंद करवाते हैं अंडे की। जबकि अंडा है ना बिल्कुल नेट पे भी अगर आप देखो तो वेजिटेरियन पैटर्न में आता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई जीव की हत्या है नहीं, और है ना हर किराना दुकान पे अंडे का विक्रय हो रहा है। और है ना हम बड़े जो मतलब स्पेशली अंडे का ही व्यवसाय करते हैं, उन्हीं को नगर पालिका के मतलब आते हैं अधिकारी और परेशान करते हैं। और है ना मतलब जैसे लास्ट टाइम भी 15 अगस्त को बिना इंटीमेशन के, बिना मतलब है ना उन्होंने सूचना दी, ना ही पेपर में छपाया, और हमारी दुकान पे आ गए और हमारे से है ना विवाद में उलझ गए, माल उठाने की कोशिश कर रहे थे। और बताओ है ना उन सब ने अल्कोहल भी पी रखा था, और जो भी नगर पालिका के लोग आए थे। और एक्चुअल में और हमने उनसे कहा कि अगर आपको बंद करानी है तो आप पहले नोटिस दो, या ऐसे मतलब। और एक टाइम पुराने मतलब थोड़े समय की बात है, एक बार पहले भी नगर पालिका के आए थे, हम नहीं थे दुकान पे, हमारा जो हेल्पर था, नौकर था, वो था, और अंडे उठा के ले गए थे। और जबकि ये है कि बताओ अंडे को नष्ट करना है, उन्होंने ना अंडे को वहाँ हरिजन में बांट दिए थे, मतलब 30-40 ट्रे उठा के ले गए थे। ये एक थोड़ी क्या मांग करी? हमने मांग ये की है कि बताओ है ना हमारी जो दुकानें हैं वो मतलब इन मौक़ों पे बंद नहीं कराया जाए। हम सिर्फ उस पर ही डिपेंड है, अंडे के व्यापार पे, और हमारा घर बार ही उससे चलता है, और अंडा कच्ची चीज़ है, तो हमारी
दुकान को नहीं बंद कराइए त्योहारों पे, और छोटे मोटे जो भी आते हैं ये खराब हो जाता है, माल खराब हो जाता है। और ये है ना जो सिस्टम सिर्फ नीमच में ही है, आसपास के नीमच के शहर में ना, एमपी में, इंदौर में कहीं भी नहीं है। नीमच में काफी सारे व्यापारी है जो अंडे का धंधा कर रहे हैं और उनका घर परिवार सिर्फ अंडे के धंधे से ही चलता है। और हर किराने की दुकान पे 500 की दुकान। बुधवार को नीमच के एसपी ऑफिस पर बड़ी संख्या में धाकड़ समाज के लोग नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां उन्होंने नीमच एसपी के नाम एक ज्ञापन एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया को दिया। ज्ञापन के माध्यम से धाकड़ समाजजनों ने मांग की है कि विगत दिनों समाज के एक अधेड़ व्यक्ति की 2 युवकों द्वारा हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था। इस हत्याकांड से धाकड़ समाज में आक्रोश व्याप्त है। समाजजनों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जाए। गौरतलब है कि सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव बोरखेड़ी कला के नाले में 23 अगस्त को एक अधेड़ की लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को बाहर निकाला और उसकी पहचान नीमच सिटी के खेड़ी मोहल्ला निवासी 52 वर्षीय महेश धाकड़ के रूप में हुई थी। लाश के हाथ बंधे हुए थे, सिर से खून बह रहा था और शरीर पर चोट के निशान भी थे, जिससे पुलिस को भी हत्या कर शव को नाले में फेंकना प्रतीत हो रहा था। जांच के दौरान पुलिस को 2 लोगों का हत्या में संलिप्तता होना पाया, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मृतक महेश धाकड़ की हत्या गिरधारी लाल पिता मोतीलाल ग्वाला निवासी इंदिरा नगर और भेरू सिंह पिता मोड़ीराम जाटव निवासी बरू खेड़ा ने पैसे के लेन देन को लेकर की थी। इस बात को लेकर ज्ञापन देने आए, क्या आप मामला है? आज पूरा धाकड़ समाज जिला नीमच, महेश धाकड़ जो नीमच सिटी में निवास करते हैं, उनकी अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या कर शव को बोरखेड़ी कला के पास नदी में फेंका गया था 23 तारीख को। और हम चाहते हैं प्रशासन से कि जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हुई है, अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। हमारा पूरा धाकड़ समाज चाहता है, परिवार चाहता है कि ऐसे हत्यारों को फांसी दी जाए, क्योंकि जो बालक बच्चा था वो निर्दोष था, उसको किसी से कोई रंजिश और राग द्वेष नहीं था, लेकिन ऐसी स्थिति में हत्या क्यों की गई? पूरा समाज स्तब्ध है, पूरा परिवार परेशान है। हम चाहते हैं कि हत्यारों को फांसी हो और हत्यारे के मकान को जमींदोज किया जाए, ताकि वो दूसरों के साथ ऐसी विभत्स घटना फिर न घट सके। प्रशासन सुनवाई नहीं करता था, आगामी समाज की क्या रूपरेखा रहेगी? अगर प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता है तो धाकड़ समाज बहुत बड़ी संख्या में जिले में निवास करता है, उग्र आंदोलन करेगा। आपका नाम और पद? हेमलता धाकड़, धाकड़ समाज महिला इकाई की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। मनासा थाना क्षेत्र के मनासा रामपुरा मार्ग स्थित नाकोड़ा रेस्टोरेंट के सामने बुधवार को रात्रि में सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक 30 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन पहले मनासा के शासकीय चिकित्सालय में लेकर पहुंचे। युवक को गंभीर हालत में देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद नीमच जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, मगर इलाज के दौरान युवक ने शहर के एक निजी चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। जिला चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी अनुसार मृतक मुकेश पिता संपतलाल उम्र 30 वर्ष जाति लोहार निवासी सीकलीकर मोहल्ला मनासा का रहने वाला था। वह रात को बाइक से अपना काम कर घर लौट रहा था। इसी दौरान नगर के नाकोड़ा रेस्टोरेंट के सामने अज्ञात वाहन ने मुकेश की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। राहगीरों ने उसे मनासा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पहले नीमच जिला चिकित्सालय रेफर किया। बाद में उसे नीमच शहर के कनावटी स्थित निजी चिकित्सालय ले जाया गया, मगर देर रात को उपचार के दौरान मौत हो गई। बुधवार को मौत के बाद परिजन युवक के शव को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर जिला चिकित्सालय पुलिस चौकी द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। नीमच जिले के जीरन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव भोपतपुरा में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई है। यहां मंगलवार देर रात आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं मृतक के शव का बुधवार को जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं घटना के बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि मंगलवार देर शाम को बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। इस दौरान मृतक युवक करण पिता कालूलाल उम्र 30 वर्ष जाति मीणा निवासी भोपतपुरा थाना जीरन अपने घर में बैठकर मोबाइल चला रहा था। वहीं रात्रि में अचानक आकाशीय बिजली युवक पर गिरी, जिससे युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
मंदसौर जिले की एक महिला महनाज ने अपने 2 बेटों के साथ पति की प्रताड़ना से परेशान होकर विधि विधान के साथ घर वापसी की है, जो अब मीनाक्षी के नाम से जानी जाएगी। हिंदू धर्म में महिलाओं के सम्मान को देख अपनाया सनातन धर्म। मंदसौर में एक बार फिर एक मुस्लिम महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ घर वापसी की है। महिला का कहना है कि वह अपने पति की प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया है। मंदसौर जिले के ग्राम धमनार निवासी महिला महनाज ने अपने 2 बेटों मोहम्मद फैजान शेख और फरहान शेख के साथ बुधवार को गायत्री मंदिर में शुद्धिकरण के साथ घर वापसी की। घर वापसी के बाद महनाज का नाम मीनाक्षी हो गया है, तो वहीं दोनों बच्चों का नाम लव और कुश रखा गया है। मीनाक्षी ने बताया कि मैं मेरे परिवार से प्रताड़ित थी। वहीं जब YouTube और अन्य जगहों पर देखने में आता था कि सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उन्हें घर परिवार में इज्जत दी जाती है, जिससे प्रभावित होकर मैंने हिंदू संगठन के लोगों से संपर्क कर सनातन धर्म अंगीकार किया है। घर वापसी करने के बाद मीनाक्षी ने बताया कि उसकी शादी को करीब 15 साल हो चुके हैं। शादी के बाद से ही उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और गलत व्यवहार करता था, जिससे वो प्रताड़ित हो चुकी थी। परिवार में मुझे कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है और उनकी इज्जत की जाती है, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई। इसलिए मैंने सनातन धर्म अंगीकार किया है। अब मुझे मेरे परिवार वालों से कोई मतलब नहीं है। तो वहीं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चैतन्य सिंह राजपूत ने बताया कि करीब 2 से 3 माह पहले महनाज ने घर वापसी के लिए संपर्क किया था, जिसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर गायत्री परिवार मंदिर में महनाज और उसके दोनों बेटों की घर वापसी करवाई गई है। घर वापसी कर मीनाक्षी और उसके दोनों बेटे लव और कुश बहुत खुश है। राजपूत ने बताया कि वे अब तक 40 महिलाओं, 5 पुरुष और 2 बच्चों की पूरी तरह कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर वापसी करवा चुके हैं और जिन लोगों ने भी घर वापसी की है वे सभी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। क्या नाम था पहले, आप अब क्या नाम हुआ? पहला महिला था, मीनाक्षी। कहाँ रहते हैं आप? धमनार। क्यों किया आपने धर्म परिवर्तन? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई आपको, या कैसी ऐसी स्थिति बनी कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ा? मुझे अच्छा लगता था शुरू से, इसलिए मैंने धर्म अपनाया। आपके दोनों बच्चे भी साथ में हैं, उनसे बात की आपने? सबसे बात की, कैसे हुआ है? हाँ, मैंने बच्चों से बात करी थी कि अपनाया मैंने। मेरे को हमारे को उसमें उस धर्म में बहुत मारपीट होती है, दूसरा वो मारते हैं वहाँ वाले। मैं उसमें अब औरत की कोई वो नहीं रखना, इज्जत नहीं होती वहाँ पर। औरत को बहुत गलत तरीके से बोलते हैं, बहुत गलत तरीके से औरत का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो आपकी जो पति हैं वो कहाँ है, क्या हुआ था? नहीं, कुछ हुआ तो कुछ नहीं, बस मारपीट में करते रहते हैं। हर जब देखो जब मारपीट करते हैं, अनशन बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं वो, मतलब इज्जत नहीं देते वो लोग काफ़ी मिलाकर। कब से कब से यहाँ आई है? कब से आपको पता चला, या कैसे संपर्क हुआ आपका, कैसे हुआ? मोबाइल में देख के संपर्क हुआ। क्या मोबाइल किसका, क्या देखा देखा था 2-3 बार सकता। तब से आप चाहती थे इस धर्म को? जी, इस धर्म में महिला की बहुत इज्जत होती है, उस धर्म में महिला की कोई इज्जत नहीं होती है। क्या हुआ था आपके साथ? मारपीट कितनी होती है? मारपीट बहुत करते वो लोग, गंदी तरीके से बोलते हैं, इज्जत नहीं देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं वो लोग। इसलिए मुझे ये धर्म बहुत अच्छा लगता है। इस धर्म में महिलाओं की बहुत इज्जत होती है। कितने साल आप पति के साथ में रही हैं? 14-15 साल हो गए। इस दरमियान क्या हुआ? मारपीट हुई तो? बहुत कुछ हुआ, बाकी वो बता नहीं सकता उसको क्या बोले, बस रही है, बस मन मार के दिया, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, फिर मैंने वो नहीं करा। आपके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं? परिवार वालों मुझे किसी से कोई मतलब ना, मैं मेरे माँ बाप को जानती हूँ ना, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। अब मैं किसी को पता है परिवार में कि आपने धर्म परिवर्तन किया? किसी को कुछ पता नहीं, मैंने मेरी मर्जी से करा, वो मेरी खुशी से करा, कोई किसी के दबाव नहीं, किसी का कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैंने मेरी मर्जी से करा। महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ में धर्म परिवर्तन किया है, क्या कारण था? आपसे कैसे संपर्क हुआ और उनकी कहानी क्या है? देखिए, हमारा संगठन के कुछ मित्र हैं, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि ये जो महिला है, इनको इनके ससुराल में इनके पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की जाती है और वहाँ पे इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था।
कई सालों से ये घुटन भरी ज़िंदगी बसर कर रही थी और अब इनको ऐसा लगने लगा था कि मुझे इन सब को छोड़ के और मुझे हिंदू धर्म अपनाना चाहिए, चूँकि इनकी आस्था थी। ये देवताओं को भी मानते हैं, वहाँ पे मंदिरों पे पहले जाती रही हैं और एक प्रक्रिया जो होती है कानूनन, उसको आज मैंने फॉलो करवाते हुए कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिलवाया। उसके बाद यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पे इनका शुद्धिकरण हुआ है। ये महिला अपने दोनों बच्चों के साथ में आई हैं। पहले इनका नाम महनाज था, अब इनका नाम मीनाक्षी हो गया है और दोनों इनके जो बच्चे फरहान और फैजान हैं, उन दोनों का नाम अब लवकुश हो चुका है। काफ़ी धनपड़ हो चुके हैं, कितने लोगों को अभी तक धनपड़? देखिए, अब इनके पहले तक 44 लोगों को मैं घर वापसी करवा चुका हूँ और जिसमें से 39 महिलाएं हैं और आज ये तीनों आए हैं, तो इसको मिलाकर 47 लोगों की घर वापसी अभी तक। जो पिछले जिनकी धनपड़ हुआ है उनकी परिस्थिति क्या है, कैसे है? सब बहुत खुश हैं और सब अपने व्यवसाय करते हैं, जो नौकरी करते हैं, सब उनमें लगे हुए हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं है। जिन 39 लड़कियों की शादी मैंने लड़कों से करवाई है, हिंदू लड़कों से, वो भी उन बच्चों के साथ में सब सुखी हैं और सभी लोग मेरे संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड जिला संघ द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में प्रख्यात राष्ट्र संत नमन वैष्णव आचार्य देवेंद्र शास्त्री धारिया खेड़ी के सानिध्य में अनेक शिक्षाविदों ने भारत स्काउट गाइड जिला संघ में नव प्रशिक्षित बेसिक स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन एवं सेवानिवृत्त शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। मंदसौर में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पीजी कॉलेज स्थित कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षक गण का मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड जिला संघ द्वारा संत श्री प्रख्यात राष्ट्र संत नमन वैष्णव आचार्य देवेंद्र शास्त्री धारिया खेड़ी के सानिध्य में अनेक शिक्षाविदों ने भारत स्काउट गाइड जिला संघ में नव प्रशिक्षित बेसिक स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन, सब मास्टर सेवारत एवं सेवानिवृत्ति शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अंशुल बैरागी ने स्वागत भाषण देते हुए जिले के कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। राष्ट्र संत नमन जी वैष्णव ने सम्मानित शिक्षकों को संबोधित करते हुए उनके सेवा कार्य की सराहना की। साथ ही आचार्य देवेंद्र शास्त्री ने भी शिक्षकों और छात्रों से राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने का आह्वान किया। अतिथियों का सम्मान जिला संघ के जिला मुख्य आयुक्त अंशुल बैरागी, उपाध्यक्ष दिलीप दांगी, उपाध्यक्ष एवं मल्हारगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर विजय राठौर, मंदसौर ब्लॉक अध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर आशीष खीमेसरा, जिला शिक्षा अधिकारी लोकेंद्र डाबी, जिला गाइड कमिश्नर, जिला कमिश्नर सलमा शाह आदि ने किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भारत स्काउट गाइड द्वारा एक शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है तथा क्षेत्र की जो शिक्षा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में प्रतिभावान लोग हैं उनका सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें एक दुखद खबर हमें प्राप्त हुई कि आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के पिताजी भी जो है स्वर्गलोक गमन हुआ है, तो उनको भी मौन श्रद्धांजलि यहाँ पर प्रदान की गई है तथा शिक्षक दिवस का एक भव्य दिव्य आयोजन भारत स्काउट गाइड द्वारा यहाँ किया गया है। कितने शिक्षकों को सम्मान किया गया? लगभग 300 शिक्षकों का सम्मान किया गया तथा 100 समाजसेवियों का सम्मान है तथा कॉलेज प्रोफेसरों में 25 कॉलेज प्रोफेसरों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। मरे हुए युवक ने एक मेडिकल संचालक को 19 लाख रुपए की चपत लगा दी। ये सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये सही है। मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर से सामने आया है। दरअसल एक शातिर युवक जिसने पहले तो वर्ष 2021 कोरोना काल में खुद को मृत बताकर अपना ठिकाना बदल लिया और फिर लोगों से धोखाधड़ी में जुट गया। देखिए ये रिपोर्ट। बदमाश राहुल गुर्जर, जो कि नीमच जिले के जीरन का रहने वाला है। राहुल ने मंदसौर के मल्हारगढ़ में मेडिकल स्टोर संचालित करने वाले शिव शंकर पाटीदार से पहले तो दोस्ती की और फिर पिता की बीमारी के नाम पर 19 लाख रुपए ऐंठ लिए और रफू चक्कर हो गया। इतना ही नहीं, बदमाश ने अपना फर्जी आधार कार्ड भी तैयार किया था। डॉक्टर ने भी मित्रता के चलते बदमाश को लाखों रुपए दे दिए, लेकिन अब बदमाश फरार है। मल्हारगढ़ पुलिस ने शिवशंकर की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मल्हारगढ़ एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि आरोपी राहुल गुर्जर ने अपने पिता का नाम बदलकर फर्जी आधार कार्ड बनाया और फिर मित्र शिवशंकर पाटीदार के पास अपने पिता मनोहर लाल को लेकर पहुंचा और कहा कि पिता की किडनी खराब है, इलाज के लिए रुपए की आवश्यकता है।
मेडिकल संचालक ने विश्वास में आकर राहुल गुर्जर को करीब 6 लाख नकदी और बाकी ऑनलाइन पेमेंट करते हुए करीब 19,40,000 रुपए दिए। लाखों की राशि वसूलने के बाद बदमाश ने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया और भाग निकला। बदमाश पर पहले भी मंदसौर जिले के भानपुरा थाने में गंभीर अपराध दर्ज है। अब पुलिस बदमाश राहुल की तलाश में जुटी है। सर, एक आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से पिता की बीमारी बताकर एक रुपए की ठगी की गई है, करीब 19 लाख की। क्या पूरा मामला था? थाना मल्हारगढ़ पर फरियादी शिवशंकर पाटीदार द्वारा एक आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें बताया था कि वो मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं और उनसे एक राहुल गुर्जर नामक व्यक्ति मिला है, जिससे उनने उसके मतलब पिताजी की किडनी का ऑपरेशन के नाम से नगद रुपए लिए और ट्रांजैक्शन करा। तो इसमें जो आवेदन पत्र था उसकी जांच करते पता लगा कि जो राहुल गुर्जर है वो रहने वाला मूलतः जीरन का ग्वाल तालाब गांव का है और उसने अपने आप को मृत बता के पहले एक फर्जी आधार कार्ड बनवाया और फिर ये बताया कि वो रतलाम का रहने वाला है। उससे उसने खाता भी खुलवाया। तो कुल मिला के ये था कि मेडिकल संचालक स्टोर से उनने पहले उसका विश्वास अर्जित किया, पहले उनसे ट्रांजैक्शन करा, उसको पैसे वापस दिए, फिर धीरे धीरे उनने अपने पिताजी का जो बीमारी का बहाना बताकर उनसे कुल 19 लाख की धोखाधड़ी कारित की है। आरोपी राहुल जो है पूर्व में भी इसके ऊपर कई आरोप हैं। इसका भानपुरा में एक अपराध है और एक नई आबादी थाने में भी अपराध है। जी, आरोपी की तलाश के लिए अभी भी टीम भेजी गई थी, पहले भी टीम भेजी गई थी, अभी उसकी तलाश जारी है। तो उसका जो पूरा बैकग्राउंड देखा जा रहा है, कहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि चूंकि वो पहले ग्वाल तालाब का रहता था, अभी जोधपुर में रह रहा, तो टीम उसके लिए लगी हुई है। नीमच शहर के ग्वाल टोली में आज सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब क्षेत्र के एक मकान में कमरे में बंद बकरियों पर खूंखार श्वानों ने हमला कर दिया, जिसमें 6 बकरियों की मौत हो गई जबकि 4 बकरियां गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल ग्वालटोली क्षेत्र में बुधवार गुरुवार की रात्रि करीब 2 बजे के आसपास आवारा खूंखार कुत्तों ने लालू पिता शंकरलाल ग्वाला के घर एक हिस्से में बने कमरे में बंद 10 बकरियों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में श्वानों ने 6 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया जबकि 4 बकरियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब बकरियों के जोर जोर से मिमियाने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। परिजन जब बकरियों के कमरे में पहुंचे तब तक श्वानों ने 6 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने श्वानों से बाकी बकरियों को छुड़ाया। इस दौरान मौके से भाग निकले। परिजनों का कहना है कि 3 श्वान दरवाजे की गैप से अंदर घुस गए और बकरियों पर हमला किया था। गुरुवार सुबह नगरपालिका के अधिकारियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अधिकारी कर्मचारी मृत बकरियों को मृत पशु वाहन में लेकर गए। वहीं घटना से पीड़ित परिवार और क्षेत्र के लोगों में भय का वातावरण है। उनका कहना है कि नगरपालिका प्रशासन श्वानों के आतंक को लेकर गंभीर और सजग नहीं है। शहर में आए दिन डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अब खूंखार श्वानों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि घर में घुसकर बकरियों को मार रहे हैं। नगरपालिका के गैर जिम्मेदाराना रवैया सही नहीं है। नगरपालिका श्वानों के आतंक को लेकर कोई भी ठोस कार्रवाई करे। कौन सी जगह है यहाँ पर, किस प्रकार का घटना हुई रात्रि में? ग्वालटोली नीमच है सर। यहाँ पे ना रात्रि 2 बजे के लगभग घटना हुई। मैं उठ के आया, बकरी चिल्ला रही थी सर। कुत्ते आवारा कुत्तों घुसे हुए थे अंदर, गेट लगा हुआ था बिल्कुल व्यवस्थित। फिर मैंने गेट तोड़ा, कुत्तों भगाया तो उसमें से 10 बकरियाँ थी, उसमें 4 घायल है और 6 मरी हुई हैं। किसके यहाँ पर हमला हुआ है, किसका मकान है यहाँ पर? ये है शंकरलाल जी दीवान, मैं उनका लड़का हूँ लालू दीवान। कितनी बकरियां आपने पकड़ी थी? सर मेरे 10 जानवर थे सब मिला के, बच्चे बड़े सब मिला के 10 जानवर थे। किस प्रकार कितने श्वान ने इन पर हमला किया है, कहाँ पर बंधी हुई थी कमरा? सर ये तो घर के अंदर थी, गेट के अंदर वो 3 कुत्ते थे सर। जब मैं निकालने आया 3 कुत्ते भागे थे। क्या चाहते हैं आप, अब लोग इस प्रकार की घटना हुई है, हमला हुआ सर, आवारा कुत्तों को पकड़े और क्या बच्चे इनसे आवारा कुत्तों से। क्या नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही? सर नहीं दे रही नगरपालिका। आपका नाम? मेरा नाम सर लालू दीवान। आप सभी ने एक कहावत सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए नगर पालिका द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश के बाद शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, किंतु नगर पालिका के बाहर ही इतना अस्थायी अतिक्रमण है, उसे छोड़कर दूसरी जगह कार्रवाई की जा रही है।
मंदसौर शहर में पिछले 1 सितंबर से जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा शुरू किया गया, जिसके माध्यम से आम जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। तो वहीं शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का कार्य 3 विभागों की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें परिवहन विभाग, यातायात विभाग व नगर पालिका की संयुक्त टीम मिलकर कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखने में आता है कि शहर के नई आबादी स्थित सहकारी बाजार रोड पर ही पिछले दिनों से लगातार कार्रवाई हो रही है, तो वहीं नगर पालिका के बाहर ही इतना अस्थायी अतिक्रमण फैला है कि गांधी चौराहा जैसी जगह जाम जैसे हालात बार बार बनते हैं, जिसका मुख्य कारण बीच रोड पर ही लगने वाले हाथ ठेले, जिनकी वजह से मुख्य गांधी चौराहा सब्जी मंडी में तब्दील हो गया है। तो वहीं महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के बाहर बड़ी मात्रा में अस्थायी अतिक्रमण इतना बढ़ गया है कि स्कूल लगने वाले समय और छुट्टी के समय मार्ग पर जाम लग जाता है, जिससे आम जन परेशानियों का सामना करने को मजबूर हो जाते हैं। वास्तविकता में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारना है तो सबसे पहले शहर में जगह जगह लगने वाली सब्जी मंडी को बंद करना पड़ेगा। तो वहीं गांधी चौराहा से तेजी से फैल रहे अस्थायी अतिक्रमण को रोकना होगा, तभी शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। नगर पालिका, यातायात पुलिस एवं RTO विभाग द्वारा निरंतर शहर में कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बेतरतीब वाहन जो सड़क पर खड़े कर देते हैं उन पर, साथ ही जो रोड पर सामान रख रहे हैं ऐसे सामानों को जब्त किया जा रहा है। क्या है, निकाय द्वारा हमेशा कार्रवाई की जाती रहती है और ये निरंतरता में ऐसा होते रहता है। आज कार्रवाई हुई और वो सब हट जाते हैं, 2-3 दिन बाद फिर से लगा लेते हैं। तो ये एक निरंतरता का प्रोसेस है। ये नगर पालिका हमेशा कार्रवाई करती है, आज भी कार्रवाई हो रही है। देखने वाला सर, महारानी स्कूल के बाहर जो है कुछ दुकानें अव्यवस्थित लगी हुई है, तो जाम लगता रहता है बार-बार स्कूल की छुट्टी। हमारे कर्मचारी गए हैं, उसको देख रहे हैं, उसको सही करेंगे। ये कलेक्टर मैडम और जो SP साहब के निर्देश में हम लोगों ने सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 1 से 15 तक चालू किया है। उसके अंदर 3 बार तो हम लगातार 3 दिनों तक यहाँ के समझाइश दे चुके हैं, फिर भी अब जो नहीं मान रहे उन पर चालानी कार्रवाई। मंदसौर शहर में आज भादवी बीच पर भगवान रामदेव बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कई जगह से अलग अलग चल समारोह निकाला गया, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गुरुवार को भगवान रामदेव बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदसौर शहर के अभिनंदन क्षेत्र के बाबा रामदेव जी के मंदिर प्रांगण इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 1 पद्मावती परिणय रिजॉर्ट के सामने से भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चों ने सहभागिता की। चल समारोह में भक्तगण नाचते झूमते चल रहे थे। चल समारोह अभिनंदन नगर से होकर गीता भवन, नई आबादी, कंबल केंद्र, पुरानी मंडी, गोल चौराहा से BPL चौराहा, सहकारी बाजार रोड से होकर वापस मंदिर प्रांगण पर पहुंचा, जहां भव्य आरती के पश्चात प्रसादी वितरण की गई। इससे एक दिन पूर्व वाहन रैली भी निकाली गई, जिसमें आमजन से बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव पर निकलने वाले चल समारोह में आने का अनुरोध किया गया था। शहर में चल समारोह का जगह जगह पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया, तो वहीं रथ में विराजित बाबा रामदेव जी महाराज की पूजा अर्चना भी की गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। भादी बीच के बाबा रामदेव जी के जन्म उत्सव पे मेवाड़ा भाभी सूत्रकार समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा का शाही जुलूस एवं जन्म उत्सव मेवाड़ा भाभी सूत्रकार समाज द्वारा मनाया जा रहा है। एकम के दिन वाहन रैली निकाली जाती है सभी समाजजनों के सहयोग से, और बीच के दिन जन्म उत्सव मेवाड़ा भाभी सूत्रकार समाज द्वारा मनाया जाता है। ये बाबा रामदेव इंदिरा कॉलोनी मंदिर से निकल के गीता भवन होके, कमल केन रोड होके, गोल चौराया, BPL चौराया, बंटी पान कार्नर, वापस बाबा रामदेव मंदिर इंदिरा कॉलोनी प्रस्थान होगा। महाआरती 5 बजे शाम को होगी। बाबा मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर 2 4 पहिया वाहनों की टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। गरुड़ जनपद की ग्राम पंचायत भामखेड़ी की सरपंच प्रेमबाई तूफान सिंह का बेटा शंकर सिंह, बालू सिंह एवं गौतम सिंह तीनों स्कॉर्पियो वाहन से सरपंच की बेटी को राखी के बाद उसके घर ससुराल भानपुरा तहसील के गांव गोवर्धनपुरा में छोड़ने गए थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। रात 10 बजे के बाद 8 लेन पर होकर वापस घर आ रहे थे।
स्कॉर्पियो वाहन को गरोठ इंटरपास के यहां से बाहर होकर निकलना था, लेकिन रात के अंधेरे में स्कॉर्पियो सवार तीनों को इंटरपास रास्ता नजर नहीं आया और वे स्कॉर्पियो से गरोठ से आगे जावरा की तरफ निकल गए। इस दौरान गरोठ इंटरपास से लगभग 5 किलोमीटर आगे एक उपज लदे पिकअप वाहन से स्कॉर्पियो वाहन की भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो सवार 3 युवकों शंकर सिंह, गोविंद सिंह, बालू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिकअप ड्राइवर सूरजमल प्रजापति निवासी सरकन्या थाना भवानी मंडी की भी मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप ड्राइवर वाहन की सीट पर ही फंसा हुआ था। उसके शव को पुलिस द्वारा ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। सब इंस्पेक्टर कुलदीप राठौर व प्रधान आरक्षक गंगाचरण शव को शामगढ़ नगरपालिका के शव वाहन में लेकर शामगढ़ हॉस्पिटल लेकर आए। दुर्घटना लगभग रात 12 बजे बाद की है। सभी 4 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम सुबह किया गया व शव परिजनों को सौंपे गए। SBCN टाइम्स के लिए शामगढ़ से विजय जोशी की रिपोर्ट। कल जो घटना हुई थी, क्या है पूरा मामला? दिनांक 5 सितंबर की रात्रि में करीबन 12 बजे पुलिस के पास एक सूचना आई कि देवरी और बड़िया पुना वाले मार्ग पर जो पुलिया है उसके नीचे दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी और पिकअप गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। जो मौके पर पहुंचकर हमने देखा तो मौके पर एक पिकअप और एक स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त थी और 4 लोग वहाँ जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिनके बारे में तस्दीक की तो पता चला कि वो शंकर सिंह पिता तूफान सिंह, बालू सिंह पिता विजय सिंह और गोविंद सिंह पिता सोदान सिंह निवासी भामखेड़ी के हैं। इसमें शंकर सिंह अपनी बहन मिट्ठूबाई को भानपुरा के पास गोवर्धनपुरा उसके ससुराल छोड़कर वापस आ रहा था, जो शायद गरोठ उतरना चाह रहे थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे को आगे क्रॉस कर गए और यू टर्न लेके रॉन्ग साइड में वापस आ रहे थे, जिनकी भिड़ंत सामने से आ रही पिकअप से हुई, जिसमें पिकअप चालक सूरजमल पिता कुर्रालाल प्रजापति निवासी सरकिया थाना भवानी मंडी की भी मृत्यु हो गई है और उसके साथ बैठे हुए उनके सेठ संतोष जैन घायल हैं, जिनको उपचार के लिए तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था। उक्त घटना काफ़ी हृदय विदारक होकर इसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए मर्ग कायम कर चारों व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों को सुपुर्द किया है और इसके संबंध में आगे की विवेचना की जा रही है। बालिका छात्रावास संजीव में शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए छात्रावास की बालिकाओं द्वारा मां सरस्वती का पूजन कर डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बालिकाओं द्वारा चित्रकला के माध्यम से शिक्षक दिवस पर गुरु के लिए विचार रखे गए। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देते हुए छात्रावास अधीक्षिका ललिता सिसोदिया का शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मान किया गया। बालिकाओं ने शिक्षिका के सम्मान में अच्छे विचार अंकित ड्राइंग भेंट की। वहीं अन्य उपहारों के साथ शिक्षक का आशीर्वाद लेकर शिक्षक दिवस मनाया। वहीं शासकीय माध्यमिक विद्यालय गरनाई में देश के प्रथम राष्ट्रपति महान शिक्षक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर मां सरस्वती और डॉक्टर राधाकृष्णन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्मरण किया गया। विद्यार्थियों ने अपने विचारों में कहा कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि जीवन का विकास करते हैं। शिक्षक दिवस शिक्षकों की लगन और मेहनत का सम्मान करने का दिवस है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने कोमल गीत और शिक्षक दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। इतना ही नहीं, बच्चे क्लास को फूल माला गुब्बारों से सजाकर प्रधानाध्यापिका ललिता सिसोदिया को आंखों पर पट्टी बांधकर कक्षा में लेकर पहुंचे और आकर्षक सजी कक्षा का उपहार दिया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक व शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। नन्हे बच्चों ने शिक्षकों के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हर साल डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली की जन्म जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ऐसे में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का मान सम्मान और हौसला अफजाई की बात ना हो तो फिर क्या। इस साल भी देश के महान शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले शिक्षकों को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इनमें मध्य प्रदेश के 2 शिक्षक शामिल है और मंदसौर जिले की शिक्षिका श्रीमती डॉक्टर सुनीता गोधा को भी ये पुरस्कार मिला, जो कि मंदसौर के लिए गौरवान्वित क्षण है। बता दें कि मंदसौर जिले के ग्राम खजूरिया सारंग में संकुल प्राचार्य के पद पर पदस्थ शिक्षिका डॉक्टर सुनीता गोधा इस बार मध्य प्रदेश से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित हुई है। डॉक्टर सुनीता गोधा ने सन 1998 में जिले के पीपलिया मंडी में शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में बतौर शिक्षाकर्मी की पोस्ट पर पदस्थ हुई थी।
वे लगातार 25 साल इस स्कूल में रही। यहाँ उन्होंने देह व्यापार में लिप्त बालिकाओं के परिजनों से चर्चा कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। स्कूल में पढ़ाई के समय के बाद में रोजाना व्यक्तिगत तौर पर उन शाला त्यागी बच्चों के माँ बाप जरूर मिलती जो बच्चों को बीच में ही पढ़ाई छुड़वाकर मजदूरी पर लगा रहे हैं या समय पूर्व उनकी शादी करने की जिम्मेदारी से हाथ खींचने का काम करते थे। शिक्षिका ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के क्षेत्र में भी कई काम किए हैं। डॉक्टर सुनीता गोधा ने इतिहास विषय में पीएचडी की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक विज्ञान में भी मास्टर्स किया है। वे जिले के खजूरिया सारंग गांव में प्राथमिक से लगाकर हाई स्कूल की कक्षा 10वीं के 238 छात्र छात्राओं के संकुल की प्राचार्य है। लेकिन प्रतिदिन वे सभी कक्षाओं में एक एक विषय का अध्यापन भी करवाती है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में बंद हुए स्कूलों के दौरान भी डॉक्टर गोधा ने अपने घर पर क्वारंटाइन रहने के बजाय शासकीय और निजी चिकित्सालय में मरीज और परिजनों की काफी मदद की। इसलिए उन्हें 2018 में राज्यपाल ने भी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक और सन 2024 में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने समाज सेवक शिक्षिका के बतौर भी सम्मानित किया। खजूरिया सारंग विद्यालय के छात्र चंदूलाल नाथ योगी और अक्षरा परिहार ने बताया कि पारिवारिक समस्याओं के चलते उनके माता पिता ने स्कूल छुड़वा दिया था। फिर प्राचार्य ने घर जाकर दोनों को स्कूल लाई और पालकों से बातचीत के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए राजी कर लिया। वहीं दूसरी ओर उनकी पढ़ाई हुई छात्रा सीमा भी उनके स्कूल में शिक्षिका है। शिक्षिका डॉक्टर सुनीता गोधा ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका ये मिशन आगे भी जारी रहेगा। बीच में सुना था कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, क्यों, क्या कारण हो गया था, फिर आ गए स्कूल? सर मैं 10th फेल हो गया था तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं पढ़ना, फेल हो गया इसलिए। वो मजदूरी करवाना चाहते थे कि अभी मजदूरी करेगा 200-300 रुपये आएंगे। फिर मैम ने फोन लगाया कि अभी 1 साल और पढ़ा दो, इस साल पास हो जाएगा। तो फिर पापा आए ऑफिस में और मैम ने समझाया, उन्होंने फिर 10th में उन्होंने एडमिशन दिलवाया। अब तुम तो पढ़ते तो हो नहीं? सर अभी मैं इस साल मेहनत करूंगा अच्छे और फिर पास हो जाऊंगा। क्या करना आगे जाके? आगे जाकर सर इंजीनियर बनना। आप वापस जो है आ गई? वो पहले पापा ने मना बोल दिया था कि वो नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर मामा जी मुझे यहाँ लेके आए और उन्होंने पढ़ाया। और फिर 10th में आई, उसके बाद मामा जी ने भी मना बोल दिया था कि वो नहीं पढ़ाएंगे। फिर हमारी गोदा मैम ने बोला, उनसे बातचीत की, इसलिए वो मान गए और 10th में पढ़ाया। अच्छा, अब आना जाना का वो क्यों मना कर रहे थे? आना जाना दूर पड़ रहा था इसलिए। अच्छा, और अब क्या करती हो, कैसे आती हो? अब साइकिल से। अच्छा, अब क्या कहेंगे मैडम के बारे में? मैडम ने उनसे बात की और पढ़ा, इसलिए उनको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। क्लास अटेंड कर लेते हैं, लेकिन अब आप राष्ट्रपति अवार्डेड होने वाली हैं, बधाई, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अब पोस्टिंग कब की थी और क्या विषय बिंदु रहे हैं? सर मेरी प्रथम नियुक्ति 1998 में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर हुई थी, जिससे पहले शिक्षाकर्मी कहा जाता था। तब से मैं लगातार वहाँ पर ही अध्यापन कार्य करवा रही थी, जहाँ पर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की छात्राएं अध्ययन करने हेतु आती थी। और जब मैं शुरुआत में वहाँ गई तो वहाँ संख्या बहुत कम थी स्कूल की। तो धीरे धीरे ऐसा कुछ लगा कि चूंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, तो मुझे लगा कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहिए। तो सतत मैं उस काम में लग गई और मुझे जैसे जैसे समाज का या पालकों का सहयोग मिलता गया, इस कार्य में आगे बढ़ती गई। शुरुआत में पालकों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। या तो आप ये मानकर चलिए कि सामाजिक कुछ कुरीतियां ऐसी थी जिनकी वजह से पालक का ये कहना था कि हमें लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना। और उन्हें मतलब ज्यादातर पालक क्या होते थे, खेती और मजदूर किसान होते थे, तो उनका ये कहना होता था कि भाई हम खेत पे चला जाते तो छोटे भाई बहनों को कौन संभालेगा, तो लड़के ही संभालेंगे, तो उसको स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे। तो उनको बहुत मुश्किल से समझाना पड़ा कि भाई ये बेटियां भी उतनी शिक्षा के अधिकारी जितने की बेटे हैं। दूसरी बात, कुछ पालक पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश या आर्थिक समस्या के चलते वो बच्चियों को, बेटियों को स्कूल नहीं भेज रहे थे। तब उनको हमने गांव जाकर के शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का मैंने प्रचार प्रसार किया विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में, कि बेटियों के हित में शासन द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित की गई हैं और कहीं कोई कमी होती है तो उस कमी की पूर्ति मैं स्वयं कर दूंगी। और
जन सहयोग से मैंने खुद भी करा और जन सहयोग से भी मैंने आवश्यकता अनुसार समय समय पर जब सहयोग लिया तो पालक अपनी बेटियों को हमारे विद्यालय में भेजने के लिए राजी हो गए। और यह जानकर के आपको प्रसन्नता होगी कि धीरे धीरे जो संख्या बहुत सीमित थी, धीरे धीरे वो संख्या 550 से ऊपर पहुंच गई और जिले का ही नहीं, हमारे विद्यालय को मैंने अपने प्रयासों से राज्य का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बनाने में सफल रही हूँ। सर, मैं तो यही चाहती हूँ कि जब तक भी शिक्षा रिटायरमेंट के बाद भी मुझे बेटियों के लिए ही काम करना है। सामाजिक समानता के आधार पर, चूंकि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा पर सभी का समान अधिकार है, बेटा बेटी एक समान है। तो मेरा तो यही एक लक्ष्य है कि जब तक रहूंगी तब तक मैं अपनी बेटियों के लिए कार्य करती रहूंगी। समावेशी शिक्षा के साथ आनंदमय वातावरण में बच्ची हमारी आत्मनिर्भर हो, बेटे हमारे आत्मनिर्भर हो, तो और अपनी जमीन से जुड़ करके वह कार्य करते रहें, क्योंकि हमें दूर भागने की जरूरत नहीं है। हमारे स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के बहुत अवसर उपलब्ध हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुरा के बैनर तले रामपुरा क्षेत्र के किसानों ने सोयाबीन फसल के दाम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम रामपुरा श्री मुकेश निगम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सोयाबीन के भाव लागत से कम होने पर किसान सोयाबीन की फसल बोना बंद कर चुके हैं। साथ ही जिसने फसल बोई है वो खेत में नष्ट करने पर मजबूर हो रहे हैं। लागत मूल्य से कम भाव में सोयाबीन की फसल मंडी में बिक रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों द्वारा कड़ी मेहनत कर पकाई गई सोयाबीन की फसल के दाम लगातार कम होते जा रहे हैं। आज केंद्र सरकार द्वारा घोषित सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि मंडियों में सोयाबीन 3,000 से 4,200 रुपए प्रति क्विंटल ही बिक रही है। सोयाबीन की कीमतें 12 वर्ष पुराने स्तर पर आ गई है। सोयाबीन का उत्पादन लागत हर वर्ष बढ़ती जा रही है। सोयाबीन की खेती पर प्रति बीघा लागत 16,500 रुपए आ रही है और सोयाबीन के उत्पादन प्रति बीघा 3 क्विंटल आ रहा है और वर्तमान में सोयाबीन औसत 4,000 रुपए क्विंटल बिक रही है, जिससे हम किसानों को शुद्ध घाटा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल हो रहा है, जिसमें सोयाबीन की खेती में लागत तक नहीं निकल पा रही है। इसी प्रकार कंपनी ने गरीब उपभोक्ताओं की भारी भरकम बिजली के बिलों ने कमर तोड़ दी है। जिस उपभोक्ता के 200 रुपए बिजली का बिल आ रहा था, लेकिन अब गरीब उपभोक्ताओं के 2,000 रुपए का बिल आ रहा है, जिससे उसका घर का बजट बिगड़ चुका है। सोयाबीन की फसलों का समर्थन मूल्य कम से कम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए तथा इस संबंध में केंद्र व राज्य सरकार को निर्देशित करे। साथ ही गरीब बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी को भी निर्देशित कर गरीब उपभोक्ताओं को राहत दिलवाए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर राजमल गरासिया अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, संदीप सोनी अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी, सम्राट दीक्षित पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेमराज गुर्जर, डॉक्टर यशवंतराव पवार सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए रामपुरा से रियाज मंसूरी की रिपोर्ट। किसान के सोयाबीन का जो रकबा, मतलब सोयाबीन जो किसान ने जो बोई, जितनी लागत लगी है उससे भी कम कीमत में बाजार में बिक रही है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने किसानों के साथ में जो ये सोतला व्यवहार किया है, या ये कहें कि जब तक किसान के खेत में फसल रहती है, जब तक किसान के पास फसल रहती है, तब फसल का भाव कम रहता है और जैसे ही वो व्यापारी के पास चली जाती है तो उसका भाव 1.5 गुना से दुगना हो जाता है। इस बात को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने समझा और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि भाई इसका जो एक समर्थन मूल्य होना चाहिए ताकि किसान को लाभ ना हो पर कम से कम उसकी लागत जो उसकी लगी है वो उसको मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर विद्युत कंपनियों द्वारा जो है स्मार्ट मीटर के नाम पे जो बहुत फास्ट मीटर है वो किसानों के और आम जन के यहाँ लगाए जा रहे हैं, उससे जो है 10-10 गुना तक बिल आ रहे हैं। जिनके 100-200 रुपये के बिल आते थे उनके आज 2-2, 3-3 हज़ार के बिल आ रहे हैं। इस बात को भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने समझा और इस बात को लेकर निर्देशित किया, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि आप लोग जाएं और कार्यकर्ताओं के और आम जन की लड़ाई को लड़ें। और उसी क्रम में हम ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में आज जो है यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। और निश्चित रूप से अगर इससे कोई सुधार, अगर ज्ञापन से या सीधी मांगों से अगर सुधार नहीं हुआ तो हम ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में जो है भविष्य में उग्र आंदोलन की रूपरेखा तय बनाएंगे। समर्थन मूल्य की यही मांग है, कम से कम 6,000 रुपये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो लागत है वो किसानों की पूरी बैठ नहीं पा रही। मैं खुद भी किसान हूँ। अगर सोयाबीन 3,000 रुपये या 4,200 रुपये कुंटल बिकेगी तो उसमें तो उसका घर खर्च भी नहीं चलेगा और उसकी पीड़ाएँ और बढ़ती। खुद किसान है, हम खेती करते हैं खुद,
हमारा जो वाजिब दाम मिलना चाहिए वो खेती घाटे के, जबकि सरकार ने ये कहा है कि किसान की खेती मुनाफे की होगा, लेकिन घाटा हो रहा है। एवं जो बिजली का बिल माननीय कमलनाथ जी थे, जब हमको ये कहा गया था और हमारे 99 रुपये आ रहे थे घरों के, अभी वर्तमान में बिजली के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, किसानों के साथ भारी शोषण किया जा रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं सरकार। और ज़बरदस्त करिए हम किसानों की सरकार है, लेकिन किसान परेशान है, बिजली के बिल नाप शनाप आ रहे हैं। अगर ऐसे होता रहा तो किसान सड़कों पर आएंगे। जय हिंद जय। आय कोई दुगनी नहीं हुई है। आप यूपीए सरकार के बाद के बारे में देखिए, जब कांग्रेस की सरकार 2004 में थी तो बिना किसी वादे के कांग्रेस ने 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ़ किया। कांग्रेस हमेशा किसानों के हित की बात करती है, किसानों को उठाने की बात करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत किसानों की आज दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार है। यह केवल जुम्मेबाजी और भाषणबाजी करती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज तो कोई किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। उनकी जो लागत मूल्य है वो भी आज किसानों को उनके फसल का नहीं मिल पा रहा। इसके लिए पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार दोषी है। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार एवं हमारे नीमच जिले के ऊर्जावान जिलाध्यक्ष अनिल जी चौरसिया के निर्देशन में आज हम सभी कांग्रेस जन किसानों की इस लड़ाई को लड़ने के लिए, किसानों को समर्थन मूल्य दिलाने के लिए, बढ़ते हुए बिजली के बिलों के विरोध में हम सभी कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमने एक ज्ञापन आदरणीय तहसीलदार साहब को दिया है और उनसे निवेदन किया है कि हमारी बात को वो ऊपर तक पहुँचाएँ। यदि इसके बाद भी किसानों के समर्थन मूल्य घोषित नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी उनके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए किसानों के सम्मान में फिर से आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय किसान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स।